नेपाल के लिए आज का दिन बहुत भारी बीता। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों नौजवान निकले हुए थे, जिनके हाथों में नेपाल के झंडे, बैनर और तख्तियां थीं। अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे इन जेनजी नौजवानों का गुस्सा ऐसा था कि प्रशासन चाहकर इन्हें काबू नहीं कर पाया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने गोली चलाई और जब तक हम राजदूत की तैयारी कर चुके थे, 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी। इस प्रदर्शन की तात्कालिक वजह बताया गया है नेपाल में लगाए गए सोशल मीडिया बैन को। 4 सितंबर से नेपाल में 2 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया है, जिनमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों की परतें यदि आप खोलेंगे तो भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति की जो जटिलता है नेपाल में, और राजनीति में नेपाल के जो जमे जमाए राजनीतिक किरदार हैं, उनकी जड़ता भी नजर आने लगती है। न्यूज़ एजेंसी एएफपी से बात करते हुए 24 साल के युजन राज भंडारी ने कहा कि हम सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से तो परेशान हैं, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हम नेपाल में संस्थागत भ्रष्टाचार यानी इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ हैं, इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने आए हैं। नेपाल के युवाओं का कहना है कि सोशल मीडिया बैन करके सरकार अपनी आलोचना से बचना चाहती है। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करना आसान भी होता है, बिना रोक टोक के लिखा जा सकता है। सरकार को इस बात से दिक्कत है, इसलिए लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं। काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि अस्पताल में दर्जनों छात्रों को भर्ती करवाया गया है, जिनमें से लगभग 20 की हालत गंभीर है, यानी हताहतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। अखबार के मुताबिक पुलिस ने छात्रों पर सीधे गोली चलाई है। उन्होंने नेशनल ट्रॉमा सेंटर अस्पताल के डॉक्टर दीपेंद्र पांडे के हवाले से लिखा है कि कई छात्रों के सिर और सीने पर गोली लगी है। जानकार कहते हैं कि मौत की वजह से प्रोटेस्ट और वायलेंट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि बन चुका है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि नेपाल प्रोटेस्ट की पूरी कहानी क्या है, सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया क्यों था वहाँ की, और नेपाल के अखबार इस पर क्या लिख रहे हैं, और इन प्रदर्शनों का नेपाल पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 4 सितंबर 2025 ये वो तारीख थी जब नेपाल के लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स खोले तो खुल नहीं रहे थे। फ़ोन पे एरर लिखा आ रहा था। फिर लोगों ने ब्राउज़र से इन्हें खोलने की कोशिश की लैपटॉप वगैरह पर, तब स्क्रीन पर 3 तरह के एरर आए, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, या सफारी कांट कनेक्ट टू द सर्वर, जो एप्पल वाले हैं। ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, सभी के साथ हुआ। खोलने जाते एरर लिख के आ जाता। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स कहती है कि नेपाल की 90% आबादी इंटरनेट चलाती है। जब एक साथ इतने लोगों का सोशल मीडिया ना चले तो एक तरह का पैनिक तो क्रिएट हो ही जाता है। आप खुद भी याद कीजिए, जब अपने यहाँ कभी कभार व्हाट्सएप डाउन हो जाता है तो कैसा लगता है। और इसी पैनिक के बीच सबको जानना था कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं चल रहा, किसी का भी क्यों नहीं चल रहा। फिर इसका जवाब खुद सरकार ने दिया नेपाल की, कहा कि हमने ही सोशल मीडिया साइट्स को किया है बैन। सरकार ने तर्क दिया कि हमने सभी सोशल मीडिया कंपनीज को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का वक्त दिया था। इन्हें नेपाल में रजिस्टर करना था। ये समय सीमा 3 सितंबर की रात खत्म हुई और इसके बाद भी कई सोशल मीडिया कंपनीज ने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जिन्होंने नहीं करवाया उन्हें बैन कर दिया गया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की उन्हें बैन नहीं किया गया, जैसे टिकटॉक बैन नहीं हुआ है। ये बात 4 को हो गई। इसके 3 दिन बाद यानी 7 सितंबर को नेपाली मीडिया में खबर चली कि 8 सितंबर को नेपाल के छात्र करप्शन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। करप्शन और इनइक्वालिटी इसका मुख्य मुद्दा बताया गया। ये भी बताया गया कि इसमें जेन ज़ी शामिल होंगे और कोई भी राजनीतिक दल इन प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने पहले ही इन प्रदर्शनों को समर्थन दे दिया था। प्रधानमंत्री ओली ने भी कहा था कि लोगों का प्रदर्शन का अधिकार है, वो सम्मान करते हैं। पर जब 8 तारीख को ये प्रोटेस्ट आयोजित हुए तो उग्र हो गए, सरकार संभाल नहीं पाई और इन्हीं ओली की पुलिस ने छात्रों पर सीधे गोली चलवा दी। छात्रों के सिर और सीने पर गोली लगी है, नेपाली मीडिया ने कंफर्म किया है। पर प्रधानमंत्री ओली की तरफ से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ओली ने वैसे ये जरूर कहा कि कोई उनके देश को कमजोर नहीं कर सकता, जो ऐसा मंसूबा रखता है बख्शा नहीं जाएगा। शुक्र है कि अब तक नेपाल की सरकार को किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आई।
वरना इस तरह के आंदोलनों में सबसे पहले दुश्मन पार्टी या दुश्मन देश के तत्व ही जोड़ दिए जाते हैं। पुलिस एक्शन को जायज ठहरा दिया जाता है कि देखो फलाने देश या फलानी पार्टी के लोग देश की अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, जेल में ठूस देते हैं, सालों बाहर नहीं आ पाते। नेपाल सरकार का यह फैसला सही था या गलत था, गोली चलाने का या प्रदर्शनों को होने देने का, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। पर सोशल मीडिया बैन से एक लोकतांत्रिक देश की छवि को ठेस तो पहुंचती ही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नेशन स्टेट्स का तस्वुर बढ़ता गया, नए नए देश वजूद में आए, देश चलाने के लिए अलग अलग तरीके भी दुनिया ने देखे। इनमें सबसे कारगर तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला ही अब तक हम देख पाए हैं। सबके कुछ अपवाद होते हैं, बुराइयां लोकतंत्र में भी कुछ हो सकती हैं, तो बाकी सिस्टम्स की तरह इसकी भी दिक्कतें होंगी, लेकिन सबसे बेहतर हमें लोकतंत्र ही नजर आता है तमाम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स में। फिर हमने ये भी देखा कि मीडिया इन लोकतांत्रिक देशों की जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको काबू में रखता है, सवाल करता है। अब यहाँ हम उन देशों की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे नाम का लोकतंत्र है लेकिन चल तानाशाही रही है। वहाँ मीडिया के साथ सोशल मीडिया भी बैन कर दिया जाता है ताकि कोई सरकार की आलोचना कर ही ना सके। जैसे रूस है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, चीन है। आप इन सब देशों में लाके लोगों से बात करेंगे, इनके ऑफिशियल टाइटल्स देखेंगे तो पीपल, डेमोक्रेसी, इन सब का बड़ा जोर रहता है, लेकिन तंत्र की जो शक्ति है वो लोग के पास वहाँ है ही नहीं। जब लोकतांत्रिक देशों में मीडिया कमजोर पड़ा तो लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। कुछ लोगों ने एक ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा करने की कोशिश की। इन लोकतांत्रिक देशों में ये बात भी सुनिश्चित करवाई गई कि आम नागरिक भी सोशल मीडिया पर खुलकर लिख सके। फिर आप में से कई लोगों ने अरब स्प्रिंग का दौर भी देखा है। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने सुना है कि कैसे सोशल मीडिया से कई देशों में क्रांति की लहर आई। कई देशों में ये सफल रही, जैसे मिस्र में तानाशाह हुस्ने मुबारक की 30 साल की हुकूमत गई। 2012 में पहली बार वहां लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई, मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बने। यानी एक समय सोशल मीडिया की वजह से लोकतंत्र को मजबूत रखने का काम भी हुआ तो है। हम ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए गलत काम भी हो सकते हैं। बात डॉक्यूमेंट हो चुकी है कि इसके जरिए चुनाव प्रभावित किए गए हैं, किसी खास धर्म या जाति के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, हिंसा फैली है, लोग मारे गए हैं और इसमें बाकायदा सोशल मीडिया की गलती सामने आई है कि उनकी तरफ से जानबूझकर एल्गोरिदम को बनाया ही इस तरह गया कि हेट बढ़े। पर नेपाल के केस में फिलहाल ऐसा कुछ होते नहीं दिखता है। कुछ दिन पहले नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया के प्रबंधन के लिए एक विधेयक पेश किया था, अभी तक वहां की संसद से पास नहीं हुआ है। इसलिए हमें क्लियर कर दें कि बैन वाला फैसला इस कानून के जरिए या जो संभावित कानून है अभी बना नहीं है उसके जरिए नहीं लिया गया है। ये फैसला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया जिसमें कहा गया कि सभी सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर रजिस्टर करवाना होगा, उनके यहाँ रजिस्टर करना होगा। सरकार कहती है कि हमने बस इसका पालन किया। नेपाल के सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च के डायरेक्टर उज्ज्वल आचार्य ने इस फैसले को गुमराह करने वाला बताया। द हिंदू अखबार से उन्होंने कहा है कि सरकार ने आकलन किए बिना ही फैसला ले लिया कि इसका आम नागरिकों पर असर क्या होगा। यह फैसला नेपाल की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा और दुनिया भर में हमारी एक नेगेटिव इमेज भी बनेगी। जय राष्ट्रीयता, जय युवा जैसे नारों के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया प्रतिबंध एकमात्र मुद्दा नहीं है, प्रोटेस्ट का एक मुद्दा करप्शन भी है। नेपाल में करप्शन के दर्जनों चर्चित केस सुनने को मिल जाएंगे। 2024 में ललित निवास लैंड स्कैम का खुलासा हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए की अवैध जमीन बेच दी गई। फायदा कई बड़े राजनेताओं को हुआ था। 175 लोगों का नाम इस स्कैम में आया पर अब तक कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है। फेक भूटानीज रेफ्यूजी स्कैम भी बड़ा चर्चा में रहा। नेपाल की सरकार ने भूटान से सताए लोगों के लिए कैंप बनाए, करोड़ों खर्च किए, पर इसमें नेपाली ही रह रहे थे। एक केस दुर्गा परसाई का भी चर्चा में रहता है। ये वही आदमी है जो मई महीने में नेपाल में राजशाही वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट करवा रहा था। इसने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए नेपाल के बैंक से पैसे लिए पर अब तक चुकाए नहीं। अप्रैल महीने में इसे पुलिस ने इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास झापा गांव से गिरफ्तार किया था। अब इस आदमी ने जो घोटाला किया है उसका पैसा कैसे वसूला जाएगा, न ओली को आइडिया है और न ही किसी दूसरे नेता को, क्योंकि एक समय यह आदमी खुद ओली का अच्छा दोस्त हुआ करता था। यानी करप्शन नेपाल में वाकई है और एक बड़ी समस्या है, इसलिए भी सरकार का विरोध हो रहा है। वापस आते हैं सोशल मीडिया बैन पर। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल के करीब 70 लाख लोग पढ़ाई लिखाई या रोजगार के लिए देश से बाहर रहते हैं। ऐसे में वो आसानी से इन सोशल मीडिया साइट्स के जरिए घर वालों से जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं। इन पर प्रतिबंधों के बाद परिवार से जुड़े रहने में परेशानी आने का डर था लोगों को। प्रोटेस्ट पर ताज़ा अपडेट्स क्या है?
शो रिकॉर्ड करते समय तक कई जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा था। जैसा हमने पहले बताया, नेपाल में टिकटॉक चल रहा है और वहीं पर लोगों से प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपीलें जारी हो रही हैं। टिकटॉक पर नेपो बेबी ट्रेंड भी चला जा रहा है, जिसमें नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम भरे जीवन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाले लोगों का कठिन जीवन भी दिखाया जा रहा है। पुलिस सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी निगरानी कर रही है कि कहीं और हिंसक प्रदर्शन शुरू न हो जाए। आखिर में सवाल कि नेपाल के युवा चाहते क्या है। पहली मांग तो रोजगार है। 15 से 24 साल का जो आयु वर्ग है उसमें बेरोजगारी दर 22% है और जैसा हमने पहले बताया, नेपाल के लगभग 70 लाख लोग देश से बाहर रहते हैं। आप नेपाल की पॉपुलेशन को, यानी जो 3 करोड़ से भी कम है, उसके बरक 70 लाख जब रखते हैं तब एक बहुत बड़ा नंबर तैयार होता है और इसलिए युवाओं में असंतोष है कि नेपाल में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। कई लड़के नेपाल में ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन जब से भारत में अग्निवीर योजना आई है तब से नेपाल की सरकार ने उस भर्ती पर भी रोक लगा कर रखी है। दूसरी मांग सरकार से जुड़ी हुई है। नेपाल के युवाओं की एक आम राय है कि लोकतंत्र बेहतर ऑप्शन है, पर वो नए ऑप्शंस की तलाश पर रहते हैं लोकतंत्र में ही, जैसे शेर बहादुर देवबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली। यही सरकार बदलते रहते हैं अलग अलग गठबंधन में। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस जैसी पार्टियों के अलावा कोई नई चीज आ नहीं रही और युवा इस पैटर्न से आ रहे हैं आजिज, इसलिए भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो एक डेवलपिंग न्यूज़ है। इस पर खबरगांव की टीम की पैनी नज़र बनी हुई है। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अभी जो आपने राजदूत की केस देखी है वो हमारा पहला प्रयास है इन प्रोटेस्ट को प्रोसेस करने का। इस प्रयास में अपना योगदान साजिद ने दिया है लिखाई में और आनंद ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, इस वादे के साथ कि आपको इस खबर पर और अपडेट्स मिलेंगे। हम आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।